जी वेलकम। ये आपकी क्लास BE 181। ये आपकी इन्वायरमेंट स्टडी क्लास है, इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडी क्लास है, आज आपकी फर्स्ट क्लास है जी। अब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट स्टडी का यूनिट 1 हम पढ़ रहे हैं, आर इन्वायरमेंट। इसका स्ट्रक्चर अभी हमने देख लिया है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, इसका कुछ पार्ट है कंसेप्ट ऑफ। देखो इसमें इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट है, कंपोनेंट एंड टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो कंपोनेंट है, कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है, ठीक है। इसमें हमने टाइप ऑफ इन्वायरमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, तो दो टॉपिक इसमें सब टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाते हैं। फिर तीसरा है इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट फॉर लाइफ। तो आपका ये तीन इसमें पॉइंट कवर हो गए कंपोनेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर। ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट फॉर लाइफ। यहाँ पे देखिए ये लिखा है सिग्निफिकेंस, यानी इन्वायरमेंट लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो दोनों में डिफरेंस है। इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी सब्जेक्ट, आपको बुक का नाम लिखा है यहाँ पर कि इन्वायरमेंटल स्टडीज को जो हम सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट रीड करेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज का इंपॉर्टेंस क्या है। और सिग्निफिकेंस का मतलब भी होता है इंपॉर्टेंस होना, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंट फॉर लाइफ। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इन्वायरमेंट जो है ना, ये पर्यावरण का हमारी लाइफ में या किसी भी लाइफ लाइफ ह्यूमन लाइफ नहीं बोला इन्होंने, लाइफ एज ए जनरल बोला है। तो इसका मतलब है कि लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे एयर इंपॉर्टेंट है, ब्रीथ हम करते हैं ऑक्सीजन या एक्सेल इनहेल करते हैं, रेस्पिरेशन वगैरह, तो हम या फिर हम फूड लेते हैं, वाटर लेते हैं, रिसोर्स चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज के लिए हमें इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और ये वाला जो टॉपिक है इसमें लिखा है कि इन्वायरमेंट स्टडी, जैसे आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो इन्वायरमेंट स्टडी, देन आप इसका यूनिट 1 अभी आप पढ़ रहे हो, फिर यूनिट 2 पढ़ोगे, यूनिट 3 पढ़ोगे, ऐसे आप 14 यूनिट पढ़ोगे। तो यूनिट 1 से लेके 14 यूनिट पढ़ने के बाद आप इन्वायरमेंट के बारे में क्या क्या जान लोगे, उसके बारे में हमें यहाँ पे ये इसका वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपका ये जानना, इन्वायरमेंट स्टडी को जानना बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि काफी सारे लोग जानते तो हैं बट फिर भी वो गलतियां करते हैं और इन्वायरमेंट को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है नहीं देते हैं। पॉल्यूशन, जब हमें डिसीजन जब वो लेना होता है तो वो डिसीजन नहीं लेते हैं। अगर पेड़ों को काटना होता है तो वो बिल्कुल नहीं सोचते कि पेड़ों को काटना है या नहीं काटना है, या कोई और दूसरा रास्ता हो सकता है, वो ऐसा नहीं सोचते हैं, डायरेक्टली पेड़ों को कटवा देते हैं। सिमिलरली अगर मुझे कुछ कूड़ा या कुछ गार्बेज या कुछ मैं कह सकता हूँ कि कुछ और ऐसी चीजों को मेरे को डंप करना है, तो मैं रिवर की तरफ रुक कर सकता हूँ, या फिर कोई केमिकल्स वगैरह चीजें हैं वो मैं नदियों में बहा देता हूँ। ऐसा करते हैं हम लोग, सभी लोग करते हैं, ठीक है। हम चाहे कितना भी जानते हो, तो वो हमें यूनिट 1 से लेके 14 तक पढ़ेंगे तब हम और ज्यादा अवेयर हो जाएंगे। वैसे हम सभी लोग अवेयर हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप कॉलेज के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स जितने होते हैं सब अवेयर होते हैं कि पॉल्यूशन होता है। इतना कुछ जानते हुए कि पॉल्यूशन होता है उसके बावजूद हम क्या करते हैं, रिवर्स में हम सदा सभी तरह के पॉल्यूटेंट, जैसे भी हमारा काली दुर्गा पूजा आता है ना, दुर्गा पूजा होता है और गणेश चतुर्थी होती है, तो हम बड़े बड़े मूर्तियों गणेश जी की सजा करके और बहुत सुंदर सुंदर उसमें तो होता है वो। लेकिन कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं बहुत सारे, जो वो नदियों में जब जाते हैं, इतनी हजारों मूर्तियां, एक मूर्ति नहीं जाती, उसमें हजारों मूर्तियां जब नदियों में जाती है, तो वो कहीं ना कहीं उसको पोल्यूशन का काम, प्रदूषित होने का काम करती है। इसी प्रकार से काली का जब नवरात्रि आती है तो काली दुर्गा पूजा होती है, तो वहां पर भी इस प्रकार का होता है। या और भी चीजें होती है जब हम पूजा पाठ के दोने पत्तल प्लास्टिक वगैरह के सारी चीज को करके हम रिवर्स में करने का एक ट्रेडिशन चले आ रहा है कि हम कोई चीज हो रिवर में बहा दो। ये पहले होता था क्योंकि पहले ऐसा दूसरा ऑप्शन नहीं थे हमारे पास, कि जैसे और बाकी चीजों के पूजा पाठ के सामान को भी हम रिवर में फेंकना शुभ मानते हैं, जैसे फूल पत्ती धागा जो भी बच जाते हैं हमारे पास, तो हम उनको क्या करते हैं, रिवर में फ्लोट करते हैं। तो ये सारा चीज जब हम इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस को समझेंगे तब हमें इसके बारे में और ज्यादा हमें नॉलेज होगी। क्योंकि मैंने देखा है या आपने भी देखा होगा कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसे काम करते हैं या इसके बारे में परवाह नहीं करते हैं। तो इसलिए इन्वायरमेंट स्टडी को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप फ्यूचर में लाइफ में आगे बढ़ेंगे, फिर कभी कोई डिसीजन लेना होगा, कभी आपके घर बन रहा होगा और कोई छोटा सा पेड़ होगा, तो आप देखेंगे इसको काटवाना है या इसको बचे रह सकता है साइड में। कभी आपका खेत है या कोई बड़ा जंगल है तो उसमें आप पेड़ों को कटवाएंगे, या फसल के आसपास का पेड़ होता है, तो वो चीज आपको जब डिसीजन लेने होंगे तब आप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और फिर जैसे वाटर का सेव करने का है, वाटर कंजर्वेशन का कंसेप्ट आया है। ये सारी चीजें हैं जो है, ये हमें बताता है कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है। और वो हम इस पढ़ने के बाद हमें और ज्यादा इसके बारे में मालूम होगा, उसके बारे में हमारे चैप्टर की समरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है इन्वायरमेंट स्टडी पढ़ने का, हमारा इन्वायरमेंट क्या है और उसके बारे में समझने का।
मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ किसी स्टूडेंट को, पूजा जी को। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप आ सकते हैं और इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को रीड कर सकते हैं। ओके सर। जी। Introduction. Earth is the only planet known for supporting life. Despite the wetness of Earth, life exists only in a very narrow zone of the Earth called biosphere. Sun is the only source of energy which enables continuously interaction among various life forms. This unit, being the first in the whole, bring out the holistic meaning of the word environment. In broad terms, environment include everything external to an organism that affects it, include physical as well as living factors. The action and interaction of the physical and living factor make a relationship called ecosystem. This unit will also focus on how as living being interact with other living and non-living components of ecosystem. The concept of sustainable development come into extends that explain symbiotic relationship between human being and environment. जी। For ठीक है, तो जैसे अभी पूजा जी ने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा तो मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा था। एंड थैंक यू कि आपने मेरे को नोट किया कि मेरी वॉइस आप तक नहीं आ रही थी। लेट्स, तो मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था, फर्स्ट इसमें था कि अर्थ क्या है। आपको मालूम है कि अर्थ एक ऐसा प्लानिट है नोन फॉर सपोर्टिंग लाइफ, बट साइंटिस्ट कहते हैं कि मार्स, मून या फिर जुपिटर या कोई और दूसरे प्लानिट भी हो सकते हैं जहां पर लाइफ पॉसिबल हो। लेकिन टिल द डे, यानी अगर हम आज तक की बात करें तो कोई दूसरा प्लानिट नहीं है जहाँ पे लाइफ होती हो। सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लानिट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। तो लाइफ सपोर्टिंग के लिए जैसे हमारे ब्रीथिंग के लिए एयर चाहिए, वाटर चाहिए, और हमें फूड चाहिए, एनर्जी वगैरह, तो सारा चीज हमें अर्थ पे ही पॉसिबल है, बाकी किसी दूसरे ग्रह पे पॉसिबल नहीं है। डिस्पाइट वेस्टनेस ऑफ अर्थ, हमारी जो अर्थ है बहुत वेस्ट है, लेकिन लाइफ जो हमारी एग्जिस्ट करती है वेरी नैरो जोन में। हमारा अर्थ में बहुत छोटा सा एक जोन है, बाकी तरफ तो चारों तरफ वाटर है, लेकिन थोड़े से जगह पे हमारा अर्थ है। अर्थ के साथ जैसे सॉइल है जहाँ पे मिट्टी है, एयर है, तो उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पे अर्थ में लाइफ लोग रहते हैं। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम बात करें तो सन क्या है, अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है। इसको हम क्या बोलते हैं, सन को अल्टीमेट बोलते हैं। आपने कुछ कहना है पूजा जी? यस। तो हैंडल्स किया जिन्होंने, मैं आपको कोई क्वेरी है या किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये स्नेहा जी, आपने कुछ पूछना है? हाँ जी, तबस्सुम जी। तो अल्टीमेट सोर्स क्या है हमारा, सन है। सन मतलब कि अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम फूड के लिए, पेड़ पौधों के लिए, किसी के लिए भी, तो सन ही अल्टीमेट सोर्स होता है। इवन ह्यूमन बींग्स भी सन से एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। जैसे हम विटामिन डी लेते हैं, पेड़ पौधे कुछ और अपनी एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। इवन प्लांट्स के लिए तो सन का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जब वो फूड जनरेट करते हैं। आप सबको मालूम होगा ये। तबस्सुम जी, आपको मालूम है? यस सर, पर ये सर ये रिवीजन हिंदी मीडियम का नहीं होगा? जी जी। आप सॉरी, तबस्सुम जी। हम पूछते हैं। जी, तो अभी अर्थ ही ऐसा प्लानिट है जहाँ पे लाइफ सपोर्ट जो है, इन्होंने जैसे बताया था कि प्लानिट नोन फॉर सपोर्टिंग लाइफ। डिस्पाइट हमारा जो अर्थ इतना बड़ा है, उसके अंदर बायोस्फीयर बहुत थोड़ा है जहाँ पे हम रह सकते हैं, लाइफ पॉसिबल है। सन की बात करें तो सन हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हम जिसको कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस हमारे पास वेरियस लाइफ फॉर्म में हमें पहुंचाता है एनर्जी। ठीक है। इंटरेक्शंस which enables continuous interactions among various life form। बहुत सारे लाइफ फॉर्म हो, चाहे छोटे बर्ड्स हो, चाहे फिश हो, चाहे कोई भी हो, सब
सन से अट्रैक्ट होते हैं, सन इंटरेक्ट होते हैं, सन से एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में लेते हैं। अगर आप कहते हो आप एक घर में ब्रेड भी खा रहे हो ना, तो ब्रेड ने, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि प्लांट्स जब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, आपने शायद ये पढ़ा होगा कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। तो उनके पत्ते सन की मदद से, सन की हीट की मदद से, सन की लाइट की मदद से, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें वो अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो वो अल्टीमेट हम सन की हेल्प से ही फूड खाते हैं, ठीक है। इन अगर हम ब्रॉड टर्म्स की में बात करें तो इंक्लूड एवरीथिंग एक्सटर्नल एंड एन ऑर्गेनिज्म दैट इफेक्ट इट, इंक्लूड फिजिकल एज वेल एज लिविंग फैक्टर। तो जितने फैक्टर्स हैं सबके लिए हमारा इन्वायरमेंट इंक्लूड होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट जितना भी इंक्लूड होता है, चाहे वो कोई फैक्टर हो, सारा उसमें ऑर्गेनिज्म के लिए, सब चीज के लिए इन्वायरमेंट इंक्लूड, उसके लिए इंक्लूड है, ठीक है। अगर ब्रॉड टर्म्स की बात करें, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? Yes, अगर sir. हम ब्रॉड टर्म में बात करें इन्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज एन इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग। इन्वायरमेंट क्या इंक्लूड करता है? एवरीथिंग, चाहे वो एक्सटर्नल हो टू एन ऑर्गेनिज्म दैट इफेक्ट इट, या इंक्लूड हो फिजिकल एज वेल एज लिविंग फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं और लिविंग फैक्टर भी हो सकते हैं। फिजिकल फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो क्या करेंगे? फिजिकल फैक्टर देखो, प्लांट्स क्या है, लिविंग फैक्टर है। आप में से कोई स्टूडेंट बताएगा प्लांट्स लिविंग है नॉन लिविंग है? लिविंग, राइट। तो जो प्लांट्स है हमारे लिविंग फैक्टर है, फिश लिविंग फैक्टर है, एनिमल्स लिविंग फैक्टर्स हैं, बर्ड्स लिविंग फैक्टर्स हैं। नॉन लिविंग फिजिकल क्या होते हैं? जैसे माउंटेन्स हो गए, रॉक्स हो गया, सॉइल हो गया, रिवर हो गया, ठीक है। या फिर और बाकी नॉन फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? जो सांस नहीं लेते। वेरी गुड, तबस्सुम का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो सांस नहीं ले सकते, चलते नहीं है, ग्रो नहीं करते, वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो वो फैक्टर भी और लिविंग फैक्टर भी दोनों को इंक्लूड करके इन्वायरमेंट कह सकते हैं। तो वो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बोथ, चाहे वो लिविंग फैक्टर हो, इंक्लूडिंग फिजिकल एज वेल एज लिविंग फैक्टर्स, ठीक है। actions and interaction physical and living factors makes a system of relationship called ecosystem। अगर हम बात करें तो जो इंटरेक्शंस होता है लिविंग फैक्टर का और नॉन लिविंग फैक्टर का, वो इकोसिस्टम होता है। वो हम यहाँ पे सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। देखो हमारा यहाँ पे सेकंड यूनिट पे ना इकोसिस्टम, ये यूनिट 2 है। अभी हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं अपने आप को सबसे। जैसे अभी मैं हूँ, मैं अपने घर में रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो टेबल है, चेयर है, फैन है, बोतल है, प्लास्टिक है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इसके साथ में लिविंग थिंग्स भी होते हैं, तो हम इस सिस्टम में रहते हैं। यूनिट विल ऑल्सो फोकस ऑन हाउ वी आर लिविंग बीइंग इंटरेक्ट विद अदर लिविंग या नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो इस यूनिट को पढ़ के आपको और पता लगेगा कि हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं लिविंग थिंग से या नॉन लिविंग थिंग से। अभी मेरे हाथ में पेन है, तो ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। और हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी पर्सन से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप लिविंग हो, ठीक है, लिविंग पर्सन हो। तो इकोसिस्टम में हम इस तरीके से रहते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस दैट एक्सप्लेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है, अभी स्टार्टिंग में किसी ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, पूजा जी ने, कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट के बीच में, वो क्या होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है? एक्सप्लेन करता है कि कैसे इन्वायरमेंट में ह्यूमन रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है, उस रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। अदरवाइज अगर हम उसको रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, अपना ही नहीं समझेंगे इस इन्वायरमेंट को, तब तक हम उसकी केयर नहीं करेंगे। उसकी इतना रिस्पेक्ट या केयर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर सेंचुरीज, सेंचुरीज तक क्या लगता था इंसानों को? अगर हम सेकंड पैराग्राफ, अभी आपने, अगर गौरी जी आप पढ़ सकते हैं, यस अब आप पढ़ सकते हैं गौरी जी। Okay. For centuries, humans have considered the earth and environment as virtually unlimited resource, but subtle and gradual changes have altered our environment in many different ways. Especially, special mention has been made of human population within the changing scenario over the years, particularly since the Industry Revolution. We hope that this unit will give you this unit we hope that this unit will give you a better understanding of the environment and its various components. This unit would also enable you to use your intelligence and skill for managing our environment and keeping it healthy for future generations. This unit will further explain the multidisciplinary nature and scope of environment study. जी, जैसे हमने इसमें इसका कंटेंट में पढ़ा था कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर होता है इसका।
तो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर क्या होता है उसको भी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो ये आपका इस यूनिट 1 आप पढ़ रहे हो, इसका नाम है आपका आर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो 4 सेंचुरीज तक यानी कि 100 ऑफ ईयर्स तक हम क्या समझते थे, अर्थ के अंदर जितना भी रिसोर्सेज हैं, एनवायरमेंट एज वर्चुअली अनलिमिटेड रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट के अंदर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। रिसोर्स मतलब जो भी हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर रिसोर्स है या फॉरेस्ट है, तो हम सोचते थे जितना मर्जी अनलिमिटेड यूज करो। या फ्यूल की बात करते हैं तो हम पेट्रोल लिक्विड या फिर कोयल जो यूज करते थे हम, ठीक है, फॉसिल फ्यूल वगैरह यूज करते थे बहुत सारे। तो हम सोचते थे कि हमारे पास अनलिमिटेड है, हम जितना मर्जी यूज कर सकते हैं, या वाटर है। लेकिन धीरे धीरे बाद में हमें मालूम हुआ कि अर्थ पे जितना वाटर है 70% है, उसमें से मात्र तो है, लेकिन हमारा ड्रिंकिंग जो वाटर है वो बहुत कम है, जो प्योर ड्रिंक वाटर है, जो प्योर ड्रिंकेबल वाटर जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं हम अपने सर्वाइव के लिए, बहुत कम है। ऐसे हमें पता लगा कि कोयल जो है वो भी बहुत कम है जितने हम यूज कर रहे हैं। फॉरेस्ट भी हमें मालूम हुआ कि बहुत लिमिटेड है, जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए फॉरेस्ट की उतनी नहीं है, ऐसा भी मालूम हुआ। धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस हमें जब हम डेवलप हुए हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन वगैरह, तो हमें बहुत सारे चेंजेस हमने इसमें फील किए। मैनी डिफरेंट वेज स्पेशल मेंशन हैव बीन मेड। तो ह्यूमन पॉपुलेशन, तो हम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा चेंजेस करता है, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है सिनेरियो ओवर द इयर्स, पर्टिकुलरली सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। पर्टिकुलरली कहाँ की बात की गई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बारे में बात करी है। जैसे अभी गौरी जी ने रीड किया कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई, इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ती गई। जैसे अगर हम जितने यहाँ पे स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, ऑब्वियसली सबकी नीड्स है, ऐसा तो है नहीं कि आप में से किसी की नीड्स नहीं है। सबको शूज चाहिए होते हैं, सबको क्लॉथ सबको चाहिए, सबको लैपटॉप कंप्यूटर टेलीफोन मोबाइल, आप सबके हाथ में मोबाइल है, कोई झूठ ना बोले। ऐसा तो नहीं है कोई कि नहीं मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास तो मोबाइल नहीं यूज नहीं करते, ऐसा तो नहीं है कोई स्टूडेंट, है ना। कोई नहीं, कोई लायर पर्सन ऐसे भी होते नहीं मैं तो यूज नहीं, आज तक यूज नहीं किया, ऐसे भी मिल जाएंगे अभी यहाँ पे बोलने वाले, ठीक है। हो सकता है बोले कोई नहीं अभी तक हमने मोबाइल क्या होता है देखा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये है कि आप कितना ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो इंडस्ट्रियल ने प्रोडक्शन भी उतना तेजी से करना स्टार्ट कर दिया। अब एक एक सेलफोन बनते हैं तो कितना इन्वायरमेंट इसमें यूज होता है। ऐसे ही हमारी जितनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें कपड़े जूते या हमारे जो फूड्स वगैरह इतनी सारी चीजों को हमें प्रोड्यूस करने के लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता है। तो हमारी जो नीड्स है उनको सप्लाई करने के लिए इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। तो पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ था, सबसे ज्यादा क्या फर्क पड़ा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, मास प्रोडक्शन हुआ था। मास प्रोडक्शन से हम क्या करते हैं, ज्यादा लोगों की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। ओके, तो वी होप दैट दिस यूनिट विल गिव यू, तो आपने जैसे भी गौरी जी ने इसमें पढ़ा कि हम इसमें अंडरस्टैंड कर पाएंगे बेटर अपने इन्वायरमेंट के वेरियस कंपोनेंट को। दिस यूनिट वुड आल्सो इनेबल्स यू टू यूज इंटेलिजेंस एंड स्किल्स फॉर मैनेजिंग इन्वायरमेंट। आप इस यूनिट को पढ़ने के बाद क्या होगा, आपके एक अंदर इंटेलिजेंस स्किल्स और बेटर हो जाएगी, ताकि आप इन्वायरमेंट को कीपिंग इट हेल्दी, इसको इन फ्यूचर जनरेशन, इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए हेल्दी रखने के लिए आपकी इंटेलिजेंस थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ठीक है। इंटेलिजेंस एंड स्किल्स फॉर मैनेजिंग आवर एनवायरनमेंट, कीपिंग इट हेल्दी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। दिस यूनिट विल फर्दर एक्सप्लेन मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर्स एंड स्कोप और इन्वायरमेंट स्टडी। इन्वायरमेंट स्टडी के क्या क्या स्कोप है, इसको आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमने पैराग्राफ कर लिया, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा पढ़ा, अभी हमने बहुत स्लो जा रहे हैं, आगे इसको हम पढ़ेंगे कंटिन्यू। हमारे पास 10 मिनट है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के लिए मूव करेंगे। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, इसको कौन रीड करेंगे, तबस्सुम जी आप रीड करेंगे? यस, ये पढ़ना है। हाँ जी। ये तो क्वेश्चन है सर। After completing the study of this unit, you should be available to explain the importance of environmental in our life and succeeding recordings is the importance of the concept of sustainable and suitable development. Unless the multilateral nature of environmental studies and affected the importance and steps of environmental studies. जी, तो जैसे अभी इन्होंने तबस्सुम जी ने रीड किया, तो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, जब यूनिट 1 आप पढ़ोगे, ये जो यूनिट 1 आपके सामने, इस यूनिट को पढ़ने के बाद आपके आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू, आप क्या करने के लिए एबल हो जाएंगे, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट। आप इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस को और अच्छे से समझ आ पाओगे। वैसे मुझे पता है आप सब लोग इंटेलिजेंट हो, आप सबको मालूम है कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको पढ़ने में और ज्यादा अच्छे से आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझा पाओगे इन आवर लाइफ एंड
सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स क्या होता है, हमारे चारों तरफ जो भी है, बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, हम देख रहे हैं बाहर सड़कों पे डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग बोल सकते हैं हमको, बर्ड्स हैं, गाय भी हम आसपास जाते फिरते देखते हैं, उनके लिए रहने के लिए नहीं है। बंदरों को देखते हैं हम इधर उधर भटकते हुए, ठीक है, क्योंकि उनके फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं तो वो भटक रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। अगर मान लो हम बात करते हैं तो एक एरिया है अर्थ पे, धीरे 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 हम जंगल को अपना अपना घर बनाते जा रहे हैं, स्टेडियम ग्राउंड, स्टेडियम क्रिकेट या स्कूल हॉस्पिटल, धीरे धीरे अपने घर बना रहे हैं, तो धीरे धीरे फिर फॉरेस्ट कहाँ कम हो जाएंगे, तो फिर कहाँ रहेंगे बाकी जानवर। तो ठीक है, उसके बाद हमने ये उसको और अच्छे से समझेंगे। रिकॉग्नाइजिंग रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेप्ट सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दो इसमें टर्म यूज हुई है, एक तो सस्टेनेबिलिटी है यानी कि कंटिन्यूस रहना किसी चीज को, और एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस दोनों वर्ड्स के को और अच्छे से समझेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं दोनों। इसकी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे और अच्छे से समझेंगे। एनालाइज करेंगे, क्या एनालाइज करेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर इन्वायरमेंट का कैसा है, उसको हम उसको समझेंगे कि इन्वायरमेंट का नेचर कैसा है, ठीक है। अप्रिशिएट करेंगे, क्या अप्रिशिएट करेंगे हम, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी। इन्वायरमेंट स्टडी का क्या स्कोप है, अभी हम इन्वायरमेंट स्टडी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इन्वायरमेंट स्टडी पढ़ने के बाद कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा आपकी लाइफ के लिए, इसका स्कोप, इसकी नॉलेज करने के बाद, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका यूनिट 1 का एक फ्रेम है, ये आपका एक कह सकते हैं जो अभी तक हमने जो स्टडी किया है वो एक डेमो है, ट्रेलर भी बोल सकते हैं इसको। किसी जैसे मूवी का ट्रेलर होता है, ऐसे हमने क्या क्या पढ़ना है आगे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट पे। ऐसा करते हैं, आज की क्लास को हम यहाँ स्टॉप करते हैं। कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को मॉर्निंग में 7 o'clock या 7:30, हाफ एन आवर की क्लास जैसे मैंने बात करी, देखेंगे कल आप ज्वाइन हो जाना 7 o'clock मॉर्निंग में। देन हम उसको देखेंगे, डेली हाफ एन आवर की क्लास करेंगे और को हम जो पूरा इन्वायरमेंट स्टडी है इस सब्जेक्ट को डेली हाफ एन आवर डेली बेसिस पे कंटिन्यू करते हुए इस सिलेबस को हम कंप्लीट कर लेंगे विद इन मंथ में। थैंक यू एवरीवन। मैं अभी क्लास